डिस्ट्रक्शन ऑफ ए मेटल बाय केमिकल प्रोसेस, बाय और इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस क्या होता है? इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस जो है वो ये होता है ना, वहां क्रूजन होगा, ठीक है। पहले नंबर पर पानी, जो दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन, ठीक है ना, और तीसरे, चलो मैं इसको पहले ही कर, मेटल, यानी मेटल, पानी और ये, ठीक है। ये तीन चीजें जहां होंगी ना वो क्रूजन होगा। अब इन तीन चीजों में से कोई एक चीज भी निकाल दें आप, क्रूजन नहीं होगा, आपकी मेटल खराब नहीं होगी। अब आप मेटल तो निकाल नहीं सकते, ठीक है ना, पानी का भी आपका ताल्लुक लाजमी, ये आप अगर खत्म कर दें तो क्या होगा? क्रूजन नहीं होगा, ठीक है। अब कैसे? ये पानी है, ठीक है ना, ये ट्यूब है, ठीक है ना, इसके अंदर ये पानी भरा हुआ है। अगर अच्छा, इसके अंदर क्या चीज है? ये जो एक आपकी ट्यूब है, इसके अंदर क्या चीज है? इसके अंदर आपके पास सबसे अहम चीज है आयरन, दूसरे नंबर पर कॉपर, तीसरे नंबर पर एल्यूमिनियम, चौथे नंबर पर क्रोमियम और दूसरे, ठीक है, मुख्तलिफ। ये क्या चीज है? ये मेटल नहीं, ये है एलॉय। एलॉय होता है जब दो या दो से ज्यादा मेटल को एक साथ जमा कर दें तो क्या चीज के अंदर बनती है? मेटल। अब जो अभी आप कह रहे थे ना, बड़े पावर हाउस और छोटे पावर हाउस और बड़े बॉयलर और छोटे बॉयलर, ठीक है ना, अब ये पॉइंट याद रख लीजिएगा, ठीक है ना, क्या कि हर मेटल की एक होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है उससे लोअर साइड, ठीक है ना। अच्छा, कॉपर है, आयरन है, एल्यूमिनियम है, क्रोमियम है, ठीक है ना, इनमें से जिसकी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उससे टूवर्ड्स लोअर साइड, अगर आयरन की ज्यादा है तो कॉपर की तरफ जाएगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब अगर इधर जाएंगे ना, और जब इसमें से इलेक्ट्रॉन पास होंगे ना तो ये पानी जो है ना दो हिस्सों में टूट जाएगा, ठीक है। क्या बनेगा? हाइड्रोजन और अब जब ये बनेगा ना तो एक बन जाएगा एनोड और दूसरा बन जाएगा कैथोड, ठीक है ना। आ रहा है समझ में? अब जब ये इलेक्ट्रॉन ये प्रोसेस होगा तो क्या होगा? मेटल डिसॉल्व होगी। कैसे होगी? ये जो आपके पास एनोड और कैथोड बने ना, तो एक पे हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगी। हाइड्रोजन गैस इज ए बैड कंडक्टर, उसमें से बिजली पास नहीं हो सकती, ठीक है। तो क्या होगा? ये जो पानी है ना, इसमें से इलेक्ट्रॉन फ्लो कब होंगे? जब इसके अंदर कंडक्टिविटी होगी। क्या है कंडक्टिविटी? रेसिप्रोकल ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड कंडक्टिविटी, ठीक है ना। अच्छा, अब ये यहाँ पर आपके पास इसमें तो पहली शर्त तो ये हुई कि अगर इस पानी के अंदर कंडक्टिविटी नहीं हो तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं होंगे। जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं होंगे तो ये प्रोसेस नहीं होगा। सबसे पहला काम क्या है? चाहे आपके पास 5 बार, 2 बार, 1 बार छोटे से छोटा बॉयलर भी हो, तो भी उसके रिकमेंडेशन क्या है? कंडक्टिविटी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, 0, ठीक है। लेकिन अब चूंकि आपकी छोटी फैक्ट्री है तो वो किताबों में ये जो बॉयलर इंजीनियर की किताबें लिखने वाले लोग हैं ना, वो लिख देते हैं ये 1000 होने चाहिए, 1200 होने चाहिए। साइंटिफिकली बिल्कुल 0 होनी चाहिए। समझ में ये बात? अगर कंडक्टिविटी इस पानी में नहीं होगी, इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होंगे। अगर आप उसके अंदर वो डालते हैं ना, एक सीरीज बोर्ड के 2 और डिस्टिल वाटर में डालते हैं तो आपका बल्ब नहीं जलेगा, लेकिन जरा सा नमक डाल दे फौरन जल जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं थ्रू कंडक्टेंस। यहाँ पर आपके पास कंडक्टिविटी चूंकि पानी में मौजूद होती है, इसलिए आपका सबसे पहला फर्ज ये है कि आप इसमें जो पानी दें उसकी कंडक्टिविटी 0 होनी चाहिए।
यानी वो डिस्टिल वाटर होना चाहिए, ठीक। या डिस्टिल वाटर से ज़्यादा अच्छा पानी कौन सा होता है? डीमिनरलाइज। डीमिनरलाइज जो है उसकी कंडक्टिविटी जो है 0.5 से कम होती है। ये आगे आपके पास आगे समझ बात है जी जी। तो पहला काम क्या हुआ? कंडक्टिविटी नील। दूसरी बात ये कि अच्छा होता क्या है कि ये हाइड्रोजन लिबरेट तो यहाँ भी है, लेकिन चूंकि पानी में ये ऑक्सीजन मौजूद है, डिजोल्व ऑक्सीजन, ये डिजोल्व ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करती है और पानी बन जाता है। जब पानी बन जाता है तो पहले तो इसके ऊपर हाइड्रोजन आ गई थी ना, तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं हो रहे थे क्योंकि बैड कंडक्टर है। लेकिन जैसे ही ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया हाइड्रोजन ने, ये आपका वायर ऐसी है जैसे वायर के ऊपर आप टेप लपेट दें तो आपको करंट नहीं लगेगा, लेकिन अगर टेप को हटाएंगे तो फिर लगने लग जाएगा। तो ये हाइड्रोजन गैस को आप समझिए ये प्लास्टिक का टेप था और इसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके खाली हो गया। अब क्या होता है? अब ये होता है कि ये जो है ना आपका बनता है, जब ये प्रोसेस होता है तो बनता है फेरस हाइड्रोक्साइड। क्या बनता है? फेरस हाइड्रोक्साइड। उसके बाद इसका दूसरा स्टेप होता है, वो होता है फेरिक हाइड्रोक्साइड। इसके बाद इसका तीसरा प्रोसेस क्या होता है? ये जो है ये फेरिक हाइड्रोक्साइड Fe3 FeOH3, ठीक है। इसके बाद इसका नेक्स्ट प्रोसेस होता है फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। ये जो है ये रिवर्सेबल रिएक्शन होता है। क्या होता है ये? पानी की पीएच आपकी 8 वैसे तो 3 है, लेकिन एहतियाती तौर पर 8.6 लिखते हैं। 8.6 से ज्यादा पीएच होगी ना तो क्या चीज बनेगी? ये बनेगी। तो बॉयलर की जो पीएच ज्यादा रखते हैं उसकी वजह क्या है? इस फेरिक हाइड्रोक्साइड को क्या बनाना है? फेरिक ऑक्साइड। इसलिए बॉयलर की पीएच 8.6 से ज्यादा रखनी चाहिए। आमतौर पर कितनी होती है? 9.5, 9.4, 9.5। बाद बेचारे ऐसी जो ज्यादा जिनकी तालीम नहीं होती है वो कहते हैं जी 11 होनी चाहिए। मुझे होने कितनी चाहिए? एक्चुअल पीएच क्या है? ये इससे कम होगी ना तो ये जो रिवर्सेबल रिएक्शन है ये अगेन क्या करेगा? ये बना देगा आपको। ये रिवर्सेबल रिएक्शन है, यहाँ पे आ गया। अब क्या होगा? अब उसके बाद ये होगा कि ये अगेन उसकी मौजूदगी में ये बनेगा Fe3O4 फेरिक ऑक्सिलेट। क्या बनेगा? ये बना 8.6 पर ये बन गया और उसके बाद ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ये बन गया फेरिक ऑक्सिलेट। ये फेरिक ऑक्सिलेट क्या चीज है? ये मैग्नेटाइड लेयर है। ये ट्यूब के ऊपर एक लेयर चढ़ा देगी जिसको हम क्या कहते हैं? मैग्नेटाइड लेयर। जब मैग्नेटाइड लेयर चढ़ जाएगी इसके ऊपर तो ऐसे ही हो जाएगा जैसे किसी पाइप के ऊपर आपने प्लास्टिक चढ़ा दी, ठीक है। तो अब दो बातें हुई। पहली बात तो आपकी इसके अंदर पानी में कंडक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी बात ये कि इसके अंदर ऑक्सीजन भी नहीं होनी चाहिए। तो जो अब बॉयलर में केमिकल डाले जाते हैं ना तो उसमें से एक केमिकल डाला जाता है जिसको कहते हैं ऑक्सीजन स्कैवेंजर। क्या कहलाते हैं? ऑक्सीजन स्कैवेंजर। अब ऑक्सीजन स्कैवेंजर जो है ना ये सोडियम सल्फाइड, ठीक है। ये क्या चीज है? ऑक्सीजन स्कैवेंजर। इसके बाद जब ये ऑक्सीजन स्कैवेंजर आप इस्तेमाल करते हैं एज ए सोडियम सल्फाइड, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, सोडियम सल्फेट होता है। ये इनसॉल्युबल मटेरियल होता है, बॉयलर में नीचे बैठ जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आपको बार बार ब्रोडॉन भी लगाना पड़ता है। अब अगर आप ये बात चाहते हैं कि जी हमें बार बार ब्रोडॉन नहीं लगाना पड़े तो फिर तरीकाकार क्या है? फिर इसका तरीकाकार ये है कि आप
फिर इसका तरीकाकार ये है कि सोडियम सल्फाइड की जगह आपने क्या डालना है, आपने N2H4 हाइड्रोजीन। हाइड्रोजीन जो है वो यहाँ लिख देते, ठीक है ना, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगी और क्या बनेगा, H2O प्लस नाइट्रोजन। नाइट्रोजन इनर्ट गैस है, तो आपके TDS नहीं बढ़ेंगे पानी के, जिसको आप कहते हैं ना कंडक्टिविटी बढ़ गई बॉयलर में। तो अगर आप हाइड्रोजन इस्तेमाल करेंगे तो चूंकि मालिक कहता है भाई बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा है केमिकल पे, हालांकि अगर उसको ये पता हो कि हम जो है वो हमारी मेटलर्जी, हमारी मशीनरी, इसकी लाइफ बहुत बढ़ रही है, सालों बढ़ रही है, तो कहेगा यार ये 50 रुपये के जी आता है, हाइड्रोजन 120 या 150 रुपये के जी आती है, तो हाइड्रोजन डालो ताकि हमारा मशीनरी, हमारा बॉयलर सेफ रहे। आगे समझिए। अब ये बात होगी कि हमने क्या करना है, चीज तो ये हो गई आपकी हाइड्रोजन जो आपको डालना है, ठीक है। दूसरी चीज हो गई NH3 अमोनिया, ठीक है। जहां से भी आप पानी बनाते हैं, चाहे RO वाटर हो, एसिडिक होता है, ठीक है। और हमें बॉयलर की पीच कितनी चाहिए होती है, कम से कम 8.6। तो आपने क्या डाल देना है इसके अंदर, अमोनिया। आपने आधा लीटर अमोनिया अगर आप फीड टैंक में डाल देंगे तो ये आपकी पीएच को मेंटेन कर देगा, ठीक है। ये हो गया। तीसरी चीज, आपने पहले हाइड्रोजन डाली और इस, अब यहाँ पे भी यही सूरत है, हालांकि आपके पास अमोनिया है पहली। दूसरा क्या है, दूसरी चीज है जो पीएच इंक्रीज करने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं, थोड़ी सी महंगी होती है, वो क्या चीज है, मॉर्फिन, C4H9NO। क्या चीज है ये, मॉर्फिन। ये अमोनिया के मुकाबले में ज्यादा बेहतर रिजल्ट देती है, और सबसे ज्यादा अच्छे रिजल्ट अगर आपको चाहिए तो C6H11NH2, इसको कहते हैं साइक्लोहेक्साइल एमाइड। ये सबसे ज्यादा बेहतरीन होती है। तो अब पहली बात ये कि आपके अंदर इसके अंदर वो नहीं होनी चाहिए कंडक्टिविटी पानी में 100%, चाहे छोटा बॉयलर चाहे बड़ा बॉयलर। बात ये नहीं है कि आप छोटे बॉयलर के अंदर जी आपके TDS आपको वो कंडक्टिविटी इसी नहीं रखनी है और बड़े में। असल बात ये है कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आपने किसी भी किस्म का छोटा से छोटा बॉयलर, उसके अंदर कंडक्टिविटी, ऐसा पानी देना जिसकी कंडक्टिविटी, ठीक है। उसके बाद फिर आपने अगर अमोनिया डालनी है तो अमोनिया के रिजल्ट अगर 70% है तो मॉर्फिन के 80% है, और फिर साइक्लोहेक्साइल के कितने, 100%। अब इसके बाद क्या हुआ कि आपने कोई इस्तेमाल किया, RO वाटर इस्तेमाल किया, कोई डेमी वाटर इस्तेमाल किया, तो उसके अंदर क्या हुआ कि कैल्शियम भी चला गया और मैग्नीशियम भी चला गया, ठीक है। कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों चीजें चली गई। जब दोनों चीजें चली गई कैल्शियम और मैग्नीशियम की, तो इसकी कैपेबिलिटी क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी क्या है कि जब इसको हीट मिलेगी इनसॉल्युबल जाएगा, ट्यूब में जम जाएगा। तो हमें क्या करना है, हमें इसको सॉल्युबल हालत में रखना है, सलज फॉर्म में ले जाना है वैसे। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए Na3PO4 ट्राइसोडियम फॉस्फेट डालेंगे, ठीक है। तो क्या बनेगा, कैल्शियम फॉस्फेट बन जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, अब ये कैल्शियम फॉस्फेट सलज की सूरत होता है, इसे आप प्रोटॉन से बाहर निकाल देते हैं, तो कैल्शियम खत्म हो जाता है, आपके पास स्केलिंग नहीं होगी। लेकिन इसकी एक लिमिट है, ठीक है ना। अगर उस लिमिट से ज्यादा फॉस्फेट डाल देंगे तो क्या होगा, वो पहले मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करेगा और मैग्नीशियम फॉस्फेट बनाएगा, और मैग्नीशियम फॉस्फेट एक स्टिक किस्म से मजबूत हो जाता है, जहां जमेगा सलज आउट नहीं हो पाएगा। तो
आपको इसकी क्वांटिटी कम रखनी है, 10 से 15 मिलीग्राम पर लीटर हो जाए, 10 से 15 या 20, ठीक है। ये तो ये सारा इसका प्रोसेस है, और इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं, गैल्वानिक एक्शन। हो गया भाई क्लियर? जी जी बड़े मियाँ जी जी पक्की बात है।